हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने लास्ट दो क्लासेस में देखा था पॉलिटी के टू पार्ट, जिसमें हमने 25-25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम इसमें 45 के आसपास क्वेश्चन हैं तकरीबन, इसको डिस्कस करते हैं। और आज फंडामेंटल राइट हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डीपीएस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट है, इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट, पॉलिटी का ही पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा वाला? फंडामेंटल राइट वाला, ठीक है। उसका लास्ट लेक्चर होगा ये वाला आपका, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल इसी नाम से हमारे चैनल के मिल जाएगा आपका, स्टडी विद अनुक से, जहाँ पर आपको पीपीटी जो आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। चलते हैं, तो आज की क्लास का पहला लेक्चर देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड एज ए इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी इज ए प्रोटेक्टेड as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately implied the above statement? यानी कि राइट टू, अगर इसको सिंपल सा सीधा समझे भाषा में समझा जाए कि तो जो राइट टू लाइफ है, वो जो राइट टू प्राइवेसी है, किससे जुड़ा हुआ है, किसके अंतर्गत है? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत है। तो वही उसने पूछा है कि ये किसके अंतर्गत आपको इम्प्लाई करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, आर्टिकल 14 एंड प्रोविजंस अंडर द आर्टिकल 4 में ऑप्शन ए में दिया है आपका आर्टिकल 14 एंड प्रोविजंस अंडर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी में दिया है आर्टिकल 17 एंड डीपीएसपी इन पार्ट 4। ऑप्शन सी की बात करें तो आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटीड इन द पार्ट 3। एंड ऑप्शन डी की बात करें अगर, तो उसमें लिखा हुआ आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजन अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जो राइट टू प्राइवेसी किसका पार्ट है? फंडामेंटल राइट का पार्ट है। पार्ट फंडामेंटल राइट किसमें पार्ट है? आपका पार्ट 3 में है। और आर्टिकल कौन सा? 21। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? आपका सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो कब हुआ था? 1978 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आज की क्लास का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये जरूर आप लोग अंडरलाइन करिए क्योंकि बहुत मिस हो जाता है कई बार। तो ऑप्शन ए में दिया है के एम मुंशी वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। के एम मुंशी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, चेयरमैन थे, ठीक है। सदस्य यानी सभासद थे, मेंबर थे। ऑप्शन बी दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये भी आपका सही है। कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। ऑप्शन सी की बात करें, पंचायती राज वाज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1957। तो ये भी आपका सही है। जो 3 टियर सिस्टम में जो दिया है, किसने दिया? बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन देखते हैं, क्या दिया? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका रॉन्ग है। तो रॉन्ग पूछा गया, तो ऑप्शन आपका डी क्या होगा? गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होगा। या कहीं अगर स्टेट ऑप्शन में दिया होगा जुडिशियरी, तो वो भी आपका क्या माना जाएगा? आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। तो कौन है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? आपका अभी बताया हमने, सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी इन्फोर्स अंडर आर्टिकल 32। यानी कि जो अंडर आर्टिकल 32 है, उसके तहत कौन से आर्टिकल जो राइट्स हैं उनको इन्फोर्स किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ऑप्शन बी में दिया है आपका फंडामेंटल राइट्स, एंड ऑप्शन सी में दिया है स्टैट्यूटरी राइट्स, एंड ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो जो आर्टिकल 32 किसको इन्फोर्स कराता है? आपका फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिकल 32 को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्या बोलते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज टर्म्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कौन सा
किस आर्टिकल को बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई अम्बेडकर, यानी अम्बेडकर जी ने किसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया आर्टिकल 14, ऑप्शन बी में दिया है आर्टिकल 25, ऑप्शन सी में दिया आर्टिकल 29, ऑप्शन डी में दिया आपका आर्टिकल 32। तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? आर्टिकल 32 को। अगर आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो ये किसकी बात करता है? राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 14 टू लेके 18। ठीक है, आर्टिकल 25 की बात करें तो ये क्या बात करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है आपका? आर्टिकल 25 से लेके 28। ठीक है, आर्टिकल 29 की बात करें तो ये कल्चरल माइनॉरिटी की बात करता है। किसकी? कल्चरल माइनॉरिटी की बात का, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल माइनॉरिटी राइट्स, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ऑप्शन दिया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन, यानी कि कौन से जो फंडामेंटल राइट हैं जो विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं होंगे। ठीक है, तो अपने इंडिया में कितने फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो विदेशियों को नहीं मिलते हैं? तो वो है आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30। तो ये 5 आर्टिकल हैं जो सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है? अवेलेबल टू ओनली इंडियन सिटीजन को। ठीक है, ओनली इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं ये। बाकी सारे जो आर्टिकल बचेंगे फंडामेंटल वो सभी के लिए है। तो ऐसे पूछ रहा है कौन से आर्टिकल जो है आपका अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आपका आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर लॉ आप लागू है सभी के लिए है। ऑप्शन बी में दे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होगा, एंड ऑप्शन डी में दिया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो कौन सा नहीं है आपका? राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका नहीं है। तो ऑप्शन बी, ये किसके अंदर आर्टिकल के कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 19 के अंदर आता है। तो आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका अवेलेबल है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी भी है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है। एक्सप्लॉयटेशन कितने आर्टिकल हैं आपके? 23 एंड 24, ये 2 आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ वेरी सोल ऑफ इट, यानी वेरी सोल बनाया, जब ये जस्ट पहले बता दें एकदम करेक्ट है असर्शन। ऑप्शन बी में दे आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल, यानी कि जो आर्टिकल 32 है अगर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड करता है। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है और करेक्ट रीजन भी है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन देखिए ए में क्या लिखा है? असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर्टिकल ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज डिस्क्राइब्ड बाय बी आर अम्बेडकर एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी, ऑप्शन डी राइट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है आपका? ये लीगल राइट है। इनिशियली क्या था? ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में कब हटा दिया गया? बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब वो लेके आया गया 1978 में, इसको क्या कर दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इश्यूड बाय द हाई कोर्ट टू सिक्योर लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, यानी किसी एक बंदे की पर्सनल लिबर्टी को सिक्योर करने के लिए कौन सी रिट्स इशू करी जाती है हाई कोर्ट के द्वारा? ऑप्शन आपको दिया है मैंडमस, ऑप्शन बी दिया है आपका को वारंटो, ऑप्शन सी दिया है हैवियस कॉर्पस, एंड ऑप्शन डी दिया है प्रोहिबिशन। तो कौन सा है आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी हैवियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हैव अ टू हैव अ बॉडी। 5 रिट्स होती हैं आपकी। तो पहले क्या है? हैवियस कॉर्पस, मैंडमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, और 5th क्या बची आपकी? सर्सियोरेरी। सर्सियोरेरी। ठीक है, तो ये आपकी 5th हो गई, सर्सियोरेरी। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। which one of the following constitutional remedies is also known as postmortem,
यानी कौन सी ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी हैं या सुधार हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट है, जो पोस्टमार्टम के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन एक दिया है प्रोहिबिशन, ऑप्शन बी दिया है मैंडेमस, ऑप्शन सी दिया है सर्चुररी एंड ऑप्शन बी दिया है कोवारंटो एंड ऑप्शन ई दिया है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका दोनों ही आंसर सही है। पहले तो सी भी आपका सही है और कोवारंटो भी सही है। इसीलिए जो बीपीएससी ने कौन सा ऑप्शन माना था आपका, इसका ऑप्शन ये माना था ऑप्शन ई, ठीक है। तो बीपीएससी ने कौन सा ऑप्शन माना था, इसको ई माना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो इसमें स्टेटमेंट में दिए गए हैं वो कौन कौन से जो हैं जिनको फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है राइट टू शेल्टर, यानी घर निवास का अधिकार होना चाहिए। शेल्टर मतलब निवास, घर, ठीक है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, यानी विदेश जाने का अधिकार भी होना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन सी में दिया है राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी आपका पार्ट है। तो आपके ऑप्शन कौन से सही हैं इसमें, तीनों ही, क्योंकि ये इक्वल वर्क और इक्वल पार्ट भले डीपीएसपी में कुछ ऐसा आर्टिकल है आप देखेंगे आगे आएगा, लेकिन ये किसके अंडर आता है, राइट टू इक्वलिटी का पार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट टू इक्वलिटी, और राइट टू इक्वलिटी क्या, फंडामेंटल राइट है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपका, तीनों ही सही है, यानी ऑप्शन में डी जो है आपका 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें मैच दिया गया है, मैच करने के लिए लिस्ट और मैच सेकंड के लिए दिए गए। तो उसमें दिया गया ऑप्शन ए में जो दिया गया है अबोलिशन ऑफ टाइटल, किस आर्टिकल में आता है अबोलिशन, यानी कि आर्टिकल में अबोलिशन ऑफ टाइटल में क्या, जैसे महारानी होती थी राजकुमारी अमृता कौर जिनका नाम था, तो उन्होंने क्या राजकुमारी शब्द को हटा दिया गया। या जैसे महाराजा सिंधिया बोला जाता था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पिता थे, ठीक है, तो उनको महाराज बोला जाता था। तो वो क्या है, महाराज 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 नहीं रह गए हैं, तो महाराज वाला जो टाइटल है वो क्या है, खत्म कर दिया गया कि ऐसे कोई टाइटल नहीं होंगे, महाराज राजकुमार ये सारे टाइटल क्या हैं, पानी में चले गए, इनको कोई नहीं वैल्यू है और इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब सिर्फ कितने जो टाइटल कैसे होंगे, या तो मिलिट्री के टाइटल होंगे, या फिर कोई अवार्ड से होंगे, या एजुकेशनल टाइटल होंगे। ये तीन चीज़ों को छोड़ के बाकी कोई टाइटल आप नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे भारत रत्न को बोलते हैं तो माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये भारत रत्न क्या एक तरह टाइटल लगा दिया। तो इसमें क्या है, पहले का अबोलिशन ऑफ टाइटल किस में आता है, आर्टिकल 18 में। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर किस में आएगा आपका, आर्टिकल 26 में, ठीक है। अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना या इंस्टीट्यूशन बनाना, ठीक है, तो वो क्या है, मैनेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया ऑप्शन, और सी में क्या दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटी, तो किस में दिया, माइनॉरिटी के कल्चर, यानी माइनॉरिटी लैंग्वेज क्या है, कल्चर की बात कर रही है, तो आर्टिकल 29 में है। राइट टू एजुकेशन क्या है, ये भी फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 है। तो ऑप्शन मैच कर दीजिए आप, जैसे ए का सेकेंड है, ए का थर्ड है, बी का 4 है, यानी कि 3 4 3 4 1 2। तो कौन सा ऑप्शन आपका, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग केस गॉट पार्लियामेंट गॉट राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, यानी किस केस में पार्लियामेंट के पास अधिकार दिया गया कि वो फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, यानी चेंज कर सकती है, उसमें सुधार कर सकती है, संशोधन कर सकती है, क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है भाई, अपने मन मुताबिक कुछ चेंज कर सकती है। लेकिन बस ध्यान रखना है, एक आगे और भी आएगा जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए में दिया केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी में दिया है का राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है गोलकनाथ केस, ऑप्शन सी में दिया है सज्जन सिंह केस। तो कौन से केस में क्या था, केशवानंद भारती केस। ये इसमें कब हुआ था, 1973 में, ठीक है। और ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच रही है, 13 जजों की बेंच थी। तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अभी तक की सबसे बड़ी जुडिशियल बेंच है, लार्जेस्ट जुडिशियल बेंच रही है अभी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ पर आया था, ये जो अभी हमने केस डिस्कस किया केशवानंद भारती केस में। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिया, केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला, कब हुआ था ये, 1973 में।
इसी में क्या बोला गया था कि फंडामेंटल राइट को क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। इसी में क्या कहा गया था, प्रियम्बल को भी क्या बताया गया था, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बताया गया था, प्रियम्बल को भी इसी में बात बताया गया था, और प्रियम्बल को पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का भी बताया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड द और वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, यानी कौन सा आर्टिकल है जिसमें किसी एक के राइट को, मतलब मैरी करने के, जो चूज करने के, चूज राइट टू लाइफ पार्टनर है, शादी करने का जो अधिकार है किसी और के साथ चूज करके, वो किस आर्टिकल के तहत आता है। तो ऑप्शन आपका दिया है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी है आर्टिकल 21 एंड ऑप्शन सी दिया है आर्टिकल 25 एंड ऑप्शन आर्टिकल डी दिया है आपका 29। ठीक है, क्या दिया आर्टिकल 29। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, आपका ऑप्शन 21 के अंतर्गत आता है, किसी अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने का जो अधिकार होता है आर्टिकल 21, क्योंकि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट किसमें आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है आर्टिकल 21। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन, यानी कि कौन सा ऐसा राइट आर्टिकल है या राइट्स है फंडामेंटल जो नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल होता है। ऑप्शन ए में दिया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ऑप्शन बी में दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑप्शन सी में दिया है फ्रीडम टू मूवमेंट एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ कंट्री, ऑप्शन डी में दिया है फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी। तो किस कौन सा होता है जो सभी के लिए, सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन के लिए, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बाकी ये सारे किसके लिए हैं, ओनली इंडिविजुअल्स के लिए होंगे जो इंडियन सिटीजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं आपका 16 नंबर। वेन अ फंडामेंटल राइट, वेन वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाज अबोलिश, तो फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो कब अबोलिश कर दिया गया था, तो आपका बताया गया, जस्ट हमने बताया इन कब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ऑप्शन ए में जो दिया गया किसमें, 1978 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following is not among the 6 fundamental right provided by the Constitution of India, यानी कौन से जो फंडामेंटल राइट्स जो 6 हैं उनमें से नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो कौन सा नहीं है आपका, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है आपका, लीगल राइट है। क्या है आपका, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। ऑप्शन ए दिया है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी में दिया है लीगल राइट एंड ऑप्शन सी में दिया है मोरल राइट, ऑप्शन डी में दिया है आपका नन ऑफ द अबव। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है आपका, लीगल राइट है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में दिया गया है आपका, अगर तो आर्टिकल 300A, कौन से उसमें, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 1978। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कौन सा राइट ग्रांट नहीं करता या प्रोवाइड नहीं करता है। ऑप्शन दिया है राइट टू इक्वल शेल्टर, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लिबर्टी। तो राइट टू इक्वल शेल्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट टू इक्वलिटी किसमें, आर्टिकल 14 में। राइट टू फ्रीडम रिलीजन 15 से लेके, आर्टिकल क्या है 14 to 18 है, ये क्या 25 से 28 ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय द 5 आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से 5 आर्टिकल में देगा, अभी बताया हमने 14 से 18। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी इज द राइट आंसर। अगर आप बात करते हैं हम लोग राइट टू फ्रीडम की, आर्टिकल कहाँ से होगा आपका 19 से लेके 21 तक, 22 तक। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करेंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, 22-23 हो गया। अब क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिटीजन, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, यानी कि जो ब्रिटिश नागरिक है, यानी कि इंग्लैंड का नागरिक है जो भारत में रहता है, वो कौन से राइट को क्लेम नहीं कर सकता, यानी कि नॉन सिटीजन जो नॉन इंडियन सिटीजन होगा उसको कौन से राइट्स नहीं होंगे। ऑप्शन दिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन,
ऑप्शन बी है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो सबको ही होता है, किसका पार्ट है, आर्टिकल 14 का पार्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का पार्ट है। आर्टिकल फ्रीडम ये भी सभी के लिए है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, ये भी सभी के लिए। तो कौन सा नहीं कर सकता प्रोक्लेम, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोसेसिंग, यानी कि जो मन मर्जी है जो व्यापार करे वो नहीं कर सकता, कानून के अकॉर्डिंग जो होगा वही काम वो कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स, यानी कौन सा फंडामेंटल राइट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन, यानी कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि ग्रांट नहीं करता कौन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए में दिया है राइट टू सेटल इन एनी पार्ट, यानी कि भारत देश में हम कहीं बार कंट्री अपने देश में रह सकते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन बी में दिया है राइट टू जेंडर इक्वलिटी, ये भी आपका सही है। ठीक है। ऑप्शन सी में दिया है राइट टू इंफॉर्मेशन, और ऑप्शन डी में दिया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं। ये किसके तहत आया था, आरटीआई एक्ट सुना होगा आपने, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था, ये आपका 2005 में। तो ये एक लीगल राइट है, ना कि स्टैट्यूटरी राइट है स्पेशली। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन फंडामेंटल राइट नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन सा सिटी राइट्स है जो सभी के लिए है, अवेलेबल टू ऑल सिटीजन या ऑल पर्सन के लिए है। ठीक है। ऑप्शन दिया है राइट टू इक्वल पे, इक्वल राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ऑप्शन बी में दिया है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन किसके आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 15 में आएगा। ये किस में आएगा, 14 में आएगा। राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस में आएगा, 19 ऑप्शन सी में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट किस में आएगा, 29 और 30 आर्टिकल में। तो ये केवल माइनॉरिटी के लिए, ये भी किसके लिए है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है बेस्ड ऑन जेंडर या लोग के प्लेस ऑफ बर्थ। तो ऑप्शन कौन सा नहीं कर सकते हैं, वो सभी के लिए किसके लिए है, राइट टू इक्वलिटी, यानी राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कौन सा अब इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए गारंटी देता है। ऑप्शन आपका है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 16 क्लॉज 2, ऑप्शन और सी दिया है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल डी दिया है आपका 16 क्लॉज 3, 4 एंड 5। तो कौन सा आपका है, आर्टिकल बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है कौन कौन सी, ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी। ऑप्शन बी है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ऑप्शन डी सी दिया है आपका रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो ऑप्शन डी दिया रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको रिकॉग्नाइज करता है, आपका रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को। आगे देखते हैं हम लोग, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 4 to 16 ईयर, फॉर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, यानी 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको, जो ऑल बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन, वो क्या है आपका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट किसके अंदर के आर्टिकल की तरह है, आर्टिकल 21A। कब ऐड किया गया था भाई, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, एक्ट 2002 में, 2002 में ऐड किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कब एक आया था आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया था, क्या आया था, एजुकेशन एक्ट कब आया था, ये 2009 में आया था। जब 2009 में था, इसको इन्फोर्स कब से हुआ, 1 अप्रैल 2010 से, जो सर्व शिक्षा अभियान का कॉन्सेप्ट आया था। तो कब से आया था, 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, यानी कौन से ऐसे अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट है जिनको इमरजेंसी के दौरान भी खत्म नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ऑप्शन दिया है ए, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, ये तो किया ही जा सकता है भाई, जिस युद्ध जहाँ पर युद्ध चल रहा है वहीं जाने से मना किया जा सकता है।
ऑप्शन बी में दिया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऑप्शन सी में दिया है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी दिया है राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन और बिजनेस। तो ये सब किए जा सकते हैं, लेकिन राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कभी खत्म नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आर्टिकल बी आपका आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल इसमें जो दिया है वो क्या है, फंडामेंटल राइट भी और ह्यूमन राइट भी है। ऑप्शन दिया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ऑप्शन बी में दिया राइट टू वर्क एंड ऑप्शन सी में दिया राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन डी में दिया राइट टू हाउसिंग। तो कौन सा फंडामेंटल है आपका, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन किसमें, आर्टिकल 21A में। हम बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ताकि आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाए। और राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया था, ये RTI एक्ट जिसे बोलती हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। जरूर याद हो, इसीलिए हम बताते जा रहे हैं बार बार, ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए, आपको दोबारा सोचना ही ना पड़े, बस क्वेश्चन आए तो एकदम फिंगर टिप्स हो ये सारे। ठीक है, द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो हिंदू वर्ड है उसमें कौन सी जो रिलीजन है वो नहीं आता। ऑप्शन ए दिया बुद्धिस्ट, ऑप्शन बी दिया जैनिज्म, ऑप्शन सी दिया है सिख एंड ऑप्शन सी दिया है आपका पारसी एंड ऑप्शन डी दिया है सिख। तो कौन से हिंदू आता ही, हिंदू में बुद्ध भी आता है, जैन भी आता है, सिख भी आता है, लेकिन पारसी जो धर्म है वो किसमें, हिंदू में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर अ सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी कोई भी बंदा, एक भी अगर अपराधी है जिसको एक केस के लिए 2 बार समय, यानी कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश, यानी ना ही उसको अपराधी घोषित किया जा सकता है, ना ही 2 बार उसको सजा दी जा सकती है, फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी किसी एक ऑफेंस के लिए 2 बार। ठीक है, तो किस आर्टिकल, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल अबव प्रिजर्वेशन ऑफ कन्विक्शन फॉर द क्राइम इज गिवन, यानी कि जो क्राइम का कन्विक्शन है वो किस आर्टिकल के तहत रोका जा सकता है, रोका जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल ऑप्शन ए में दिया है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी में दिया है आपका 20 एंड ऑप्शन सी दिया है आपका आर्टिकल 21 एंड ऑप्शन डी दिया है आपका आर्टिकल 22। तो किस में आता है, आर्टिकल 20 में आता है। इसमें क्या दिया होता है, वर्ड डबल डुअल जियोपार्डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जियोपार्डी, डुअल जियोपार्डी। अगर आर्टिकल 22 की बात करें तो राइट अगेंस्ट क्या है, डिटेंशन, राइट अगेंस्ट डिटेंशन। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच आर्टिकल गिव्स सेफ गार्ड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यानी अरेस्टेड पर्सन का फंडामेंटल कौन सेफ गार्ड करता है। ऑप्शन ए में दिया आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल ऑप्शन बी में दिया 17, ऑप्शन सी में दिया आर्टिकल 21, ऑप्शन डी में दिया है आपका आर्टिकल 22। तो किसमें होता है, आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 17 में क्या है आपका, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर, यानी एक अंडर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है उसके तहत कोई बंदा या कोई एक पर्सन को या कोई इंडिविजुअल को मैक्सिमम कितने महीनों तक अरेस्ट किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया है 1 मंथ, ऑप्शन बी में दिया है 3 मंथ, ऑप्शन सी में दिया है 6 मंथ, ऑप्शन डी में दिया है आपका 9 मंथ। तो मैक्सिमम कितना मंथ कर सकते हैं, 3 मंथ। अब 3 मंथ जब होने के बाद क्या होगा, 3 मेंबर कमेटी बनती है और वो कमेटी फिर क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है। क्या देती है, रिकमेंडेशन देती है। 3 मेंबर कमेटी बनेगी आपकी कमेटी, और वो क्या करेगी, रिकमेंड करेगी कि क्या करना चाहिए, रिकमेंडेशन। ठीक है, और वो रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर बढ़ाना होगा तो 6 महीने करके फिर बढ़ा दिया जा सकता है, फिर 6 मंथ इस तरह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द बाउंडेड लेबर वाज abolished in India by an act of parliament enacted in the year, जो बाउंडेड लेबर एक्ट था
उसको अबोलिश किया गया बॉन्डेड लेबर एक्ट को। बॉन्डेड लेबर एक्ट के थ्रू बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट एंड किया हमारी गवर्नमेंट ने यानी पार्लियामेंट ने। तो कब किया था, कौन से ईयर में किया था? ऑप्शन ए में दिया है 1971, ऑप्शन बी में है 1976, ऑप्शन सी में दिया है 1979, ऑप्शन डी में दिया है 1981। तो कब किया था वो आपका 1976 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। आज के क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटी, यानी राइट्स और ड्यूटी में क्या रिलेशनशिप है? तो ऑप्शन ए दिया है राइट्स आर कोरिलेटिव विद द ड्यूटीज, ऑप्शन बी भी दिया है राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटी, ऑप्शन सी दिया है राइट नॉट ड्यूटीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द सिटीजन, ऑप्शन डी में दिया है ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों? राइट्स आर क्या है, को रिलेटिव विद ड्यूटी है, यानी किसी को कुछ अधिकार भी देते हैं तो उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। आज की क्वेश्चन क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चाइल्ड लेबर वाज प्रोहिबिटेड इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट बाई, यानी कि जो चाइल्ड लेबर है जिसमें हजार्डस एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको कौन कौन से में प्रोहिबिट किया जाता है, किसके किसके द्वारा प्रोहिबिट किया जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ते किस आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल 24 में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा किया गया कि इसको बंद हटाना है, प्रोहिबिट करना है। ऑप्शन बी दिया है जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ 10 दिसंबर 1996 में, यानी कि 10 दिसंबर 1946 को जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया तो उसमें भी कहा गया कि जो चाइल्ड लेबर है वो उसको हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में हटाया जाए चाइल्ड लेबर को। ऑप्शन बी सी दिया है यूनाइटेड नेशन चार्टर में भी ऐसा कहा गया, यानी तो ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। तो यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो कहता है कि चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है, ठीक है। तो आगे आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। आप चैनल को जरूर लाइक करिएगा और आप लोग इसको टेस्ट की तरह लीजिएगा। स्कोर बॉक्स को जरूर, स्कोर जो है आपका कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता ही चले कुछ आगे क्या हो, कि आगे किस तरह से एनालिसिस किया जा सकता है और क्या क्या चीज़ें लेके हम कितनी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएं, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब करेंगे चैनल। तो थैंक यू फॉर आज के लिए। और देखिए मौसम बहुत बदल रहा है, लखनऊ में पूरा येलो अलर्ट जारी हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? लखनऊ में येलो अलर्ट है, तो इसलिए ध्यान से रखिएगा, जाइएगा, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं रोड गड़बड़ है, कहीं पर नालियाँ हैं, कहीं कुछ। तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, मौसम भी चेंज हो रहा है। सो थैंक यू। और क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।